तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आईपीसी का लेक्चर 4 होगा। बेसिकली इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको पहले देखो और रेजोल्यूशन 720 पिक्सल पे देखो। हम लोग कम समय पे ज़्यादा कंटेंट को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर 4 के साथ आईपीसी का। हमें दिख रहा है कि क्लासिफिकेशन करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासिफिकेशन जो होता है वो हमारा दो बेसिस पे होता है। एक तो होता है ओपन चेन के बेसिस पे और जिसको हम एलिसाइक्लिक ए साइक्लिक भी बोल रहे हैं, मतलब कि साइक्लिक में ए लगा दिए तो अपसेंट साइक्लिक, और एलिफैटिक भी बोल रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले हम उसको बोलते हैं ओपन चेन, जिसको हम ए साइक्लिक बोलते हैं या फिर एलिफैटिक बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लोज रिंग, जिसको हम बोलते हैं रिंग कंपाउंड। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि आखिर ओपन चेन और एलिसाइक्लिक और या एलिफैटिक में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ओपन चेन, एलिसाइक्लिक और हम लोग एलिफैटिक में पढ़ते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड के ऊपर, सैचुरेटेड कंपाउंड एज वेल एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि दोनों हमारा ओपन चेन में देखने को मिलता है। पर बेसिकली सैचुरेटेड कंपाउंड में हम लोग को पता है कि हम लोग एल्केन के बारे में पढ़ते हैं, जहां जिसका DU 0 होता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में भी हम लोग इससे पहले वाला लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो अगर आप बात करते हो अनसैचुरेटेड के बारे में, तो यहाँ पे हमारा एल्कीन होता है, अल्काइन होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका DU कितना होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड का DU जो होता है 0 होता है। मैं आपसे पूछूं एल्कीन का हमारा इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछे तो हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, इसका भी हो जाएगा sp3 और इसका आपका हो जाएगा 2 3 4, इसका भी sp3 हो जाएगा। पर अगर हम इस कार्बन का पूछे तो आप बोलोगे कि 1 पाई, इसका मतलब कि sp2। अगर हम बोलेंगे 2 पाई क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे sp। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि एल्कीन और अल्काइन भी हमारा क्या है, ओपन चेन के जैसा लिखा जाता है और जिसको हम एलिफैटिक या फिर एलिसाइक्लिक बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा आता है कि आखिर ओपन चेन, यहाँ पे ओपन चेन और यहाँ पे क्लोज रिंग को भी हम लोग क्या किए, डिवाइड किए। जैसे कि देखो, जब हम बात करते हैं ओपन चेन, तो ओपन चेन में तो हम लोग ये पढ़ लिए। अब हमारा आता है क्लोज चेन। ठीक है, ओपन चेन में हम लोग को इतना ही पढ़ना था। अब आते हैं हम लोग क्लोज चेन के ऊपर बात करेंगे। क्लोज चेन का जब हम बात करते हैं क्लोज चेन रिंग कंपाउंड के ऊपर, तो क्लोज चेन रिंग कंपाउंड को हम लोग होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक बांटे हैं एज बाय सीइंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हाउ इट इज अरेंज इन अ रिंग। तो बेसिकली देखो, अगर हम होमोसाइक्लिक का बात करते हैं, होमोसाइक्लिक में आपको क्या देखने को मिलेगा, होमोसाइक्लिक में आपको देखने को मिलेगा कि एक जैसा एटम से मिलके बनेगा रिंग, एक जैसा एटम से मिलके बनेगा रिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ कार्बन, 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 पूरे रिंग में देखो सेम जैसा है और सिर्फ कार्बन एटम है, सिर्फ कार्बन एटम होगा सेम पूरे रिंग में, तो हम क्या बोलेंगे, वो होमोसाइक्लिक है। ठीक है, तो एक जैसा एटम से रिंग बनाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक बोलेंगे। देखो होमोसाइक्लिक सबसे पहले हम लोग पढ़े ओपन चेन, उसके बाद क्लोज चेन। क्लोज चेन में अब हम लोग उसका क्लासिफिकेशन होमोसाइक्लिक पढ़ रहे हैं और हेट्रोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक आपको इसी तरह से लेक्चर रोक के आप लिखो, पहले आप अपना सारा नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ज्यादा देर ड्यूरेशन लेक्चर का नहीं होगा। हम लोग तुरंत लेक्चर को बाइंड अप करेंगे और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि कम समय में हम लोग ज्यादा चीज सीखते हैं। तो होमोसाइक्लिक का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, फिर यहाँ का डबल बॉन्ड पे आ गया तो क्या दिक्कत है, ये भी तो कार्बन कार्बन ही है, कार्बन कार्बन। पर यहाँ पे अंदर का बात नहीं देखना है हमको, बाहर का ही देखना है, कार्बन 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 कार्बन, फिर यहाँ पे भी कार्बन कार्बन कार्बन, पूरे रिंग पे कार्बन है। OH अगर यहाँ पे है तो हम लोगों को कोई मतलब नहीं, रिंग पे देखना है, एक कार्बन एक कार्बन 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 कार्बन। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि होमोसाइक्लिक में हमें सिर्फ रिंग में सिर्फ कार्बन दिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हेट्रोसाइक्लिक के ऊपर। हेट्रोसाइक्लिक का जब हम बात करते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक में हमें देखने को मिलते हैं एक से ज्यादा डिफरेंट एटम से मिलके बनेगा रिंग। मतलब सिंपली अगर आप सिंपली हिंदी वाला इंग्लिश में समझोगे तो एक से ज्यादा डिफरेंट एटम से मिलके बनेगा आपका रिंग। मतलब कि कार्बन के अलावा भी रिंग में प्रेजेंट होंगे आपके एटम। अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के ऊपर, देखो तो उसका हम लोग यहाँ पे फिगर बना दिए, आपको इसको लिख के ये स्ट्रक्चर को हर दिन देखना है, हर दिन याद करना है, वॉल पे पेस्ट कर देना है, जैसे भी याद करना है। पर ये आपका एग्जाम में ऑप्शन में आके इसका नाम भी पूछा जा सकता है।
बेसिकली देखो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन देखने को मिला है, इसको हम इपोक्साइड और ऑक्सीरेन बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर में आपको ऑक्सीजन देखने को मिला, इसको हम ऑक्सीटोन बोलते हैं। फिर आप देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर जो हमारा है कहीं ना कहीं इसका हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बोलते हैं, मतलब कि THF बोलते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हो गया, यहाँ पे अब फ्यूरान का स्ट्रक्चर देखो, ये हमारा क्या है, फ्यूरान का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको पता है एक डबल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, एक डबल बॉन्ड जब हटता है तो उसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन लगता है, तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड हटेगा तो 4 हाइड्रोजन लगेगा, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, टेट्रा में 4 और हाइड्रोफ्यूरान, यहाँ पे देखो ये फ्यूरान का स्ट्रक्चर है, यहाँ से 2 डबल बॉन्ड हट गया इसलिए इसको लिखते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपका पिपरिडीन का, और यहाँ पे देखो पायरिडीन का, तो पिपरिडीन में आप देख सकते हो कहीं ना कहीं पायरिडीन में, यहाँ पे देखो यहाँ पे पिपरिडीन में क्या है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे पायरिडीन में आपका हाइड्रोजन जुड़ा नहीं हुआ है। तो इस तरीका से आप पिपरिडीन और पायरिडीन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि पायरिडीन का डायग्राम यहाँ, ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर आता है, वो भी हेट्रोसाइक्लिक क्लोज चेन के अंदर आता है। क्लोज चेन सीधा मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको हम क्लोज चेन बोल दिए। अब देखो अगर हम बात करते हैं पायरोल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, थायोपिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। तो आपको एज इट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपको पता चल गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि होमोसाइक्लिक को भी 2 कैटेगरी में और बांटा है, पहला कैटेगरी है एलिसाइक्लिक और दूसरा कैटेगरी एरोमेटिक, और हेट्रोसाइक्लिक को भी 2 कैटेगरी में बांटा है, पहला कैटेगरी है एलिसाइक्लिक और दूसरा कैटेगरी है एरोमेटिक। अब हम लोग बात करते हैं आखिर होमोसाइक्लिक की एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्या अंतर है, और एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्या अंतर है। बेसिकली एरोमेटिक का तो एक अलग सा टॉपिक आपको मिलेगा हेलो एल्केन और आगे के चैप्टर में, पर आपको उसका वेट करना है। बेसिकली अभी जितना कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना भी आप जान लो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आखिर होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है। जब आपको एलिसाइक्लिक वर्ड दिखे तो आपको सीधा से समझना है कि एटलीस्ट वन एटम इन रिंग शुड बी sp3। मतलब कि सिंपली सोचना है कि ये पूरे कंपाउंड अगर आपका एलिसाइक्लिक का एग्जांपल है, ये पूरे कंपाउंड अगर एलिसाइक्लिक का एग्जांपल है, तो एटलीस्ट 1 एटम जो होगा रिंग का वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एलिसाइक्लिक में भी होमो एलिसाइक्लिक, यहाँ पे देख सकते हो होमो एलिसाइक्लिक। अगर हम बात करते हैं हेट्रो एलिसाइक्लिक, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो होमो इसलिए बोल रहे हैं कि पूरे कार्बन में एटम है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और इसका भी आपको पता है sp3 होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो सिग्मा ना तो पाई बॉन्ड है, मतलब ना तो डबल बॉन्ड है ना तो ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ गया, पर ये कार्बन और ये कार्बन पे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक। क्योंकि एलिसाइक्लिक का मतलब ही होता है कि किसी भी कार्बन एटम में एटलीस्ट 1 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। बात करते इसका, यहाँ पे भी sp3 यहाँ पे भी sp3, कोई अगर एक पे भी रहता तो काम चल जाता। पर अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर तो हेट्रोएटॉमिक है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है इसलिए हेट्रोटॉमिक एलिसाइक्लिक बोल रहा है। यहाँ पे देखो हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक का एग्जांपल देखो, यहाँ पे sp3 है और ये भी इसका हाइब्रिडाइजेशन भी, यहाँ पे भी sp3 यहाँ पे भी है sp3 यहाँ पे भी sp3। तो इस तरीके से हम लोग एलिसाइक्लिक के ऊपर बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक के ऊपर। तो हम लोग देख लिए होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। अब बात करते हैं एरोमेटिक के ऊपर। एरोमेटिक को हम लोग बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड में डिफाइन किए हैं, और एरोमेटिक को हम लोग बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड में डिफाइन किए हैं। अगर हम बात करते हैं बेंजोनॉइड का स्ट्रक्चर के ऊपर, तो जिसका शकल बेंजीन के जैसा होता है उसको हम बेंजोनॉइड बोलते हैं। सिंपली बेंजोनाइट वो स्ट्रक्चर होता है जिसका शकल बेंजीन के जैसा होगा, पर नाम तो अलग अलग होगा ना। जैसे कि ये स्ट्रक्चर देखो, जैसे कि ये फेनोल है, ये एंथ्रासीन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये एनिलीन है, फिर उसके बाद ये बात करते हैं बेंजीन है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होगे कि ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड के जैसा ही सब देखने में लग रहा है, तो इसको हम बेंजोनॉइड बोल रहे हैं। तो जिसका शकल बेंजीन से मिलता है उसको हम बेंजोनॉइड बोलते हैं। ये फेनोल है, कहीं ना कहीं देखो ये भी बेंजीन के जैसा देखने को मिल रहा है। नॉन बेंजोनॉइड के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो नॉन बेंजोनॉइड का सिंपली सा मतलब है, देखो यहाँ पे नॉन बेंजोनॉइड के बारे में हम यहाँ पे नोट करके लिख दिए हैं, और आपको भी ऐसे ही कॉपी में माइंड मैप करके बनाना होगा। आपका ऑर्गेनिक एक कॉपी में ही आ जाएगा, एक कॉपी तक में आ जाएगा, एक पतला सा कॉपी में आ जाएगा। कहीं ना कहीं चीजों को कंप्राइज करके, मतलब एकदम पूरा कॉम्प्रेस करके पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। देखो
अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मली नॉन बेंजीनोइड में हमारा जिनका शकल बेंजीन ना हो, मतलब कि बेसिकली देखो ये बेंजीन के जैसा तो नहीं दिख रहा है, ये देखो ये बेंजीन के जैसा तो नहीं दिख रहा है, पर उसका स्टेबिलिटी बेंजीन के जैसा होगा, ठीक है, जिसका स्टेबिलिटी बेंजीन के जैसा होगा पर देखने में बेंजीन जैसा नहीं होगा, पर उसका स्टेबिलिटी बेंजीन के जैसा होगा, इसलिए उसको हम नॉन बेंजीनोइड बोलते हैं। चाहे वो होमो का हो, चाहे होमोसाइक्लिक का हो, चाहे वो हेटेरोसाइक्लिक का हो। होमोसाइक्लिक में अगर हम देखते हैं और भी एग्जांपल देखो, ट्रोपिन, ट्रोपिन में देख सकते हो कि हमारा कार्बन एटम क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है पर कार्बन एटम सारा रिंग के ऊपर कार्बन एटम है, पूरा रिंग में कार्बन एटम है, सिर्फ यहाँ O और OH लगा हुआ है, इसको ट्रोपोलिन बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक में बेंजोनॉइड का एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका मेलेनिन का, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो देखो NH2 यहाँ पे लोन पेयर नाइट्रोजन के साथ, सारा लोन पेयर लगा दो, नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर, और बाकी NH2 के बाद N, फिर उसके बाद आप फिर यहाँ पे N आ जाएगा, फिर साइड साइड में NH2 लगा दो, ये मेलेनिन का स्ट्रक्चर होता है। पैरिडीन भी हमारा क्या है, देख सकते हो यहाँ नाइट्रोजन आ रहा है, तो पूरे कार्बन में यहाँ पे एक नाइट्रोजन आ गया, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, बेंजोनॉइड है, बट हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रो मतलब कि एक कार्बन एटम में कार्बन के अलावा भी कोई एटम आ रहा है रिंग का फॉर्मेशन करने के लिए, उसको हम हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। नॉन बेंजोनॉइड का स्ट्रक्चर देखो, जहां पे आप हमने बोला कि बेंजीन के जैसा शकल, बेंजीन के जैसा शकल नहीं होगा पर स्टेबिलिटी बेंजीन के जैसा होगा, तो हम देख सकते हैं पायरोल, पायरोल का एग्जांपल है, पायरोल ऐसा दिखता है, एन के नीचे एच लगा दो, फिर उसके बाद फ्यूरान स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बताए थे, यहाँ पे फ्यूरान और थायोपिन, तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, थायोपिन हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आप लोग को पता होना चाहिए। तो अब हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपको पता होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन में डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप रहेगा और आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ताकि आप आईपीसी अच्छी तरीके से कर सको और फर्दर आपको बहुत सारे क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप का यूज भर भर के मिलेगा। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अगर हम आपसे पहले बात कर चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप को कैसे हम लोग डिनोट करते थे, यहाँ पे मैंने बताया था कि जैसे मान लो कि Rg है, तो R हमारा क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, जहाँ पे जो R मेरा होता है अल्काइल ग्रुप होता है, और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ये मेरा फिजिकल नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और G मेरा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, जो क्या है, केमिकल नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, केमिकल नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि G मेरा फंक्शनल ग्रुप है और जो केमिकल नेचर, कंपाउंड की केमिकल नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, जो रिस्पॉन्सिबल है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड को। आपको यहाँ पे 18 फंक्शनल ग्रुप मैंने दिया, जिसमें से 8 और 10 तो ऐसे होंगे जो आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे। आपको सारे टेस्ट, लगभग सारे टेस्ट में जितना भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आता है उसमें 10-8 क्वेश्चन के अंदर में ही आपको मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, एक एक करके देखते हैं, इसको आपको कम से कम तो 10 बार लिखना है, ताकि होगा क्या, फंक्शनल ग्रुप आपको याद हो जाएगा कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप कैसे है, उसका सिंबल क्या है। अगर हम बात करते हैं एल्किन को, तो एल्किन को तो सब जानता है। अगर हम बात करते हैं यहीं पे एल्किन के बारे में, तो एल्किन ऐसा दिखता है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, अल्काइल हैलाइड। उसके बाद क्या है, अल्कोहल है आपका, और अल्कोहल यहाँ पे देखो अल्कोहल है, तो यहाँ पे O के जगह पे क्या कर दो आप, O के जगह पे क्या कर दो, S लगा दो, तो इसको हम थायो बोल देते हैं, थायो अल्कोहल हो जाएगा। पहले अल्कोहल था, अब O के जगह पे S लगा दो तो थायो अल्कोहल बोलते हैं। इथर है हमारा, और यहाँ पे देखो इसी यहीं पे देखो R के जगह पे फिर S लगा दिए, तो हमारा क्या हो गया, थायो ईथर। उसके बाद यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि H और R दिखा रहा है, H और R यही दिखा रहा है कि आपका इधर कार्बन भी लगेगा और इधर आपका हाइड्रोजन भी लगेगा, पर सिर्फ इधर हाइड्रोजन लगेगा। तो इस तरफ क्या लगाएंगे हम लोग, कार्बन का चैन ऐड कर सकते हैं। R यही दिखा रहा है और H दिखा रहा है, तो H तो होगा ही, पर H इधर ये दिखा रहा है कि इधर हम लोग कार्बन का चैन नहीं ऐड करेंगे, बट इधर ऐड करेंगे। तो देखो ये एल्डिहाइड हो गया। अब उसी तरह से कीटोन का बात करते हैं, तो कीटोन में हम लोग दोनों तरफ कार्बन और हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं, बेसिकली अल्काइल ग्रुप को ऐड कर सकते हो, तो R और R हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर हम लोग क्या है, लेफ्ट तरफ हम लोग क्या है, H और R दिया हुआ है। H और R यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्काइल ग्रुप और प्लस हाइड्रोजन, मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हम लोग इधर ऐड करेंगे, इधर नहीं ऐड करेंगे, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को दिखा रहा है। अगर हम बात करते हैं इसी तरह से, देखो ये एस्टर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और हमारे पास ये है, हमारे पास एसिड हेलाइड का स्ट्रक्चर। एसिड हेलाइड मतलब कि यहाँ पे देखो हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा एसिड हेलाइड हो गया। उस बात करते हैं एसिड एनहाइड्राइड, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप देख लो। और देखो ये कैसे बनता है, ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है तो आपका ये एसिड एनहाइड्राइड बनता है, ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा तो आपका क्या है, ये बनता है एसिड एनहाइड्राइड। और यहाँ इधर आप क्या लगा दो, HR,
तो अब देखो, तो बेसिकली यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप पहले एनहाइड्राइड का मतलब वाटर को निकालो, H2O को आप रिमूव करो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको दिख गया होगा ये स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर आपका क्या है, एसिड एनहाइड्राइड का। यहाँ H और S/R यहाँ यही दिखाता है कि इधर भी हाइड्रोजन और कार्बन जुड़ सकता है, डेट मीन्स की अल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है, और इधर भी आपका जुड़ सकता है। अब देखो यहाँ पे अमाइड लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, तो ये हमारा अमाइड का है। अगर यहाँ पे देखो NH2 के साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको 1 डिग्री अमीन बोलेंगे। यहाँ पे दो हमारा अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको 2 डिग्री अमीन बोलेंगे। उसी तरह से अगर 3 जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन हटते चल जाएगा। देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन था तो 1 जुड़ा हुआ था, अब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है तो दो जुड़ गया, और यहाँ पे फिर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ गया और ये 3 डिग्री अमाइन यहाँ पे बना दिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर, ये ज्यादा आएगा आज के क्वेश्चन में, ये तो आएगा भी। ये साइनाइड का स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड R3C ट्रिपल बॉन्ड N। उसके बाद बात करते हैं कि ये आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे आपको N पहले आ जाता है, C इधर आता है, ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखा रहा है। और देखो ये हमारा RNO2 जो है हमारा नाइट्रो है, और RNO जो है हमारा नाइट्रोसो है, ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है। और सल्फोनिक एसिड हमारा यूज होता है एज ए फंक्शनल ग्रुप। और ये देखो ये फेनोल का स्ट्रक्चर है, बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है तो ये फेनोल का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे कुछ नोटेबल पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि जो 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन जो होता है, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, ये तीनों जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया गया है। मतलब कि अगर हम बात करते हैं क्या अलग अलग कंपाउंड में अगर अलग अलग डिग्री ऑफ अमीन परसेंट होगा तो हम बोलेंगे वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है और ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को शो करता है, याद रखना। पर वहीं पर अगर बात करते हैं कि अल्कोहल हमारा 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, तो अल्कोहल के केस में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को सेम मांगते हैं। मतलब कि अगर 2 डिग्री अल्कोहल हो या 3 डिग्री अल्कोहल हो तो हम उसका फंक्शनल ग्रुप सेम ही होगा, मतलब अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का सेम ही होता है। पर अगर हम 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, ये तीनों आपस में ही डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। पर यहीं पे अल्कोहल का अगर हम बात करते हैं तो अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो आपका सेम कंसीडर किया जाता है, चाहे 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, वो अल्कोहल ही रहेगा। पर वहीं पे अल्कोहल और फेनोल जो होता है, याद रखना, अल्कोहल और फेनोल को अगर कंसीडर करते हैं, जैसे कि देखो ये हमारा क्या है, फेनोल है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हम O के साथ CH2 जोड़ देते, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो OH के साथ CH2 जोड़ देते, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम कार्बन जोड़ देते तो हम इसको अल्कोहल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि अल्कोहल और हमारा जो क्या कहता है फेनोल होता है, उसको हम कंसीडर करते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, और अल्कोहल को सेम फंक्शनल ग्रुप, चाहे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हो, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसके माध्यम से आप पूरी क्लास का रिविजन कर लोगे और 2 क्लास जो हम लोग पढ़े उसका भी रिविजन कर सकते हो। देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पता करना। ये तीनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप पता करो, तो हम बोलते जा रहे हैं भरवली, आप देख लो। देखो ये अगर हम इसका बात करते हैं तो आपको एक में आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले एल्कीन दिख रहा है। फिर उसके बाद देखो ये क्या है, आपका अल्काइल हेलाइड है, ये आपका क्या अल्कोहल, ठीक है, ये आपका अल्कोहल है। अब हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर, ये हमारा क्या है, कीटोन है, ये हमारा क्या है, एल्काइन है, फिर ये हमारा क्या अल्कोहल है, ये हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर है साइनाइड है। अगर हम बात करते हैं ये क्या है, एल्कीन है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसका एल्कीन है, ये क्या है, अमाइड है, ठीक है। अब ये हमारा क्या अमाइड है, देखो यहाँ पे है ना एसिड, यहाँ पे सिर्फ क्या था, अमाइड था, तो ये हमारा क्या अमाइड है। अगर हम बात करते हैं ये अल्कोहल है, ये हमारा क्या एल्कीन है, ये हमारा क्या अल्काइन है, ठीक है। और ये क्या है हमारा NH3, ये हमारा क्या 1 डिग्री अमीन है, क्या है 1 डिग्री अमीन है, ठीक है। ये हमारा क्या 1 डिग्री अमीन है, आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर 1 डिग्री अमीन है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें सबसे पहला DU पूछ रहा है, तो आप देख सकते हो इसका DU कितना आएगा, इसका DU2 आएगा, इसका DU2 आएगा। क्यों DU2 आएगा, क्योंकि इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है। इसका DU का बात करते हैं तो एक डबल बॉन्ड है तो एक DU, डबल बॉन्ड और कहाँ पे, यहाँ पे, तो 2 DU। अब उसके बाद देखो यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब कि 4 टोटल कितना हो गया, 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड है 4, तो इसका 4 DU हो गया और प्लस 2 DU, 6 DU हो गया, और साथ साथ एक रिंग का, तो DU कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब अगर हम इसका बात करते हैं, फिर से सुनना है इसका डबल बॉन्ड का, पहले काउंट करो। डबल बॉन्ड का DU 1 होता है क्योंकि एक पाई बॉन्ड होता है, 2 डबल बॉन्ड है तो 2 हो गया DU इसका, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे कितना है, 1 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 DU होता है, 2 ट्रिपल बॉन्ड में 4 DU हो जाएगा,
और एक रिंग का डी यू, टोटल 7 डी यू। अगर हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर, एक डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे कितना डी यू हो गया, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, 3 डी यू हो गया, और यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड एक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 5 डी यू। कितना डी यू हो गया, 5 डी यू हो गया। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट sp कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को निकालना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल सा तरीका है, अगर आपके पास क्या हो कि आपके पास सारा सिग्मा बॉन्ड हो तो sp3, अगर आपके पास क्या हो कि एक पाई बॉन्ड हो तो sp2, और आपके पास क्या हो कि अगर हमारा बोल सकते हो कि ट्रिपल बॉन्ड हो, दैट मीन्स कि sp होगा, तो क्योंकि उसमें 2 पाई होता है और एक सिग्मा होता है। आप देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक है तो यहाँ sp3, उसके बाद sp3, sp और sp, इसको हम करवा चुके हैं। आप इतना स्पीड में आप भी कर सकते हो, आप देखो लेक्चर को जाके। sp है हमारा sp2, उसके बाद हमारा ये sp3, फिर sp3, सॉरी यहाँ पे sp2 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ यहाँ sp3 ही होगा, यहाँ पे हमारा होगा sp2, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा sp2, यहाँ पे क्या हो जाएगा sp3, यहाँ पे sp, फिर यहाँ पे देखो sp3, यहाँ पे क्या हो जाएगा sp3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा sp। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आप sp निकाल लो अपना आराम से, यहाँ से sp, यहाँ पे एक sp है। ठीक है, और इसी तरीका से आप इसमें करो, देखो इस ये कार्बन के लिए sp3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है ना, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड है तो कहीं ना कहीं हम क्या देख पा रहे हैं, 2 3, तो यहाँ पे sp2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा sp2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा, यहाँ पे sp3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा sp2 हो जाएगा, यहाँ पे भी sp2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा sp हो जाएगा, यहाँ पे sp हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बोला नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड मैंने काउंट कर लिया, पाई बॉन्ड कर लेना काउंट, कितना होगा डी कितना है लगभग, तो पाई बॉन्ड भी उतना होगा। रिंग के केस में सिर्फ एक घटा देना, क्योंकि रिंग का पाई बॉन्ड हम लोग काउंट नहीं करते हैं। पाई बॉन्ड मतलब क्या, सिंपली याद रखना, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड 1 होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 होता है। अब नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन काउंट करना है, तो 2 डिग्री कार्बन को आप काउंट कर सकते हो। 2 डिग्री कार्बन मैंने क्या बोला था, 2 डिग्री कार्बन का सीधा सा मतलब है कि कार्बन कितना कार्बन से अटैच है उसको हम डिग्री से ऐड करते हैं। ये कंपाउंड कौन सा उसमें ओपन है, कौन सा होमो है, कौन सा हेट्रो है, तो आप देख सकते हो कि ये हमारा ओपन कंपाउंड है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे ये जो हमारा रिंग है पूरे कार्बन से ही बना हुआ है, तो हम इसको होमो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, होमो साइक्लिक कंपाउंड बोल रहे हैं, और ये हमारा ओपन चेन कंपाउंड है। तो आज का हम लोग लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में होमोलोगस सीरीज के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली आज हम लोग बहुत सारे चीज को नहीं किए, पर बेसिक जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होता है इस चार्ट को हम लोग देखें, और आप इसको देख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।